अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है पिछले ही चैप्टर से थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। ये जैसा कि इसमें कर्व हमने लास्ट में लिखा है कर्व, तो हम लोग यहाँ पे कर्व बनाएंगे। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कि प्रोडक्शंस की जो कॉम्बिनेशंस है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करे ग्राफ, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा। इसको कई बार हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जा सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मतलब सबका एक ही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जाना जा सकता है। कर्व तो आप बोल ही रहे, तो बाउंड्री भी लिख सकते हैं, फ्रंटियर भी लिख सकते हैं, लाइन भी लिख सकते हैं, और कर्व तो लिखा ही है। ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, जहां पर आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हो बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना? चलो, और ये पिछले चैप्टर से या पिछले पॉइंट से लिंक कैसे है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अल्टरनेटिव यूजेस रिसोर्सेज का, और अनलिमिटेड बॉन्ड्स। इसकी वजह से हमें ये देखना होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का यूज करके जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें एक, मान लो दो गुड्स है हमारे पास, गुड एक्स एंड गुड वाई, हम दोनों का प्रोडक्शन एक साथ तो बराबर बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? या हम दोनों को जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री रीजंस जो हमने अभी साइड में लिखे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पर हमारे पास उनके अनलिमिटेड बॉन्ड्स भी हैं, सॉरी अनलिमिटेड बॉन्ड्स है हमारी, और अल्टरनेटिव यूजेस है। इस वजह से अगर मान लो मुझे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर मुझे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो रिसोर्सेज को वाई से निकाल के एक्स पे लाना पड़ेगा, तभी मैं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। यहां से रिसोर्स को हटा के मेरे को वाई में एक्स में लगाना पड़ेगा, इंप्लॉय करना पड़ेगा। यही मेरी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो मैं अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए और अल्टरनेटिव यूजेस को ध्यान में रखते हुए मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकता हूं, उसी कॉम्बिनेशन को दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो उसको लिख लेते हैं, मीनिंग जो है लिख लेते हैं। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी कर्व refers to the curve showing various combinations of two goods which can be produced with the given resources and level of technology. ओके, तो क्या शो करती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करता है पीपीसी कर्व बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपीसी कर्व कुछ assumptions पे काम करता है, उन assumptions को देख लेते हैं। कोई भी इकोनॉमिक स्टडी कुछ ना कुछ assumptions पे काम करती है, तो ये कुछ assumptions लेके चलता है। क्या है ये assumptions? चलो, चार assumptions हैं, चारों को देखते हैं। यहां बोला जा रहा है रिसोर्सेज
आर गिवन एंड फिक्स्ड। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो गिवन है और फिक्स्ड है। किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में रिसोर्सेज घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन अभी हम अपनी स्टडी को समझने के लिए, पीपीसी को समझने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को गिवन एंड फिक्स्ड बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई देखो, टेक्नोलॉजी भी हर साल अपग्रेड होती रहती है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अपनी स्टडी के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारी जो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। और क्या अज्यूम कर रहे हैं? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली employed in the इकोनॉमी। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनको हम उसके फुल पोटेंशियल पे यूज कर रहे हैं एफिशिएंटली, यानी विदाउट एनी वेस्टेज हम इसको यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज का कोई वेस्ट नहीं हो रहा, पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी नहीं हो पाता। रियलिटी में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है वेस्ट हो ही जाते हैं, एफिशिएंटली उनका यूज नहीं हो पाता, है ना। तो आप कह रहे हो सर 3 एजम्पशन बताइए आपने, और तीनों एजम्पशन ऐसी बताई जिस पे हमें विश्वास नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई, रियलिटी में ये चीजें नहीं होती हैं, चेंजेस होते हैं, लेकिन हमें पीपीसी को समझना है, उसकी वर्किंग को समझना है, इसलिए हम ये कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। लास्ट एजम्पशन है इसकी, रिसोर्सेज cannot produce all the product efficiently। ये एक assumption है जो आप कह सकते हो कि सही है, कि देखो जो रिसोर्सेज का यूज करके हम रिसोर्सेज का यूज करके सारे प्रोडक्ट्स को हम एक जैसा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसका छोटा सा एक एग्जांपल है, विराट कोहली एक बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा बैट्समैन है ना, लंबे लंबे छक्के मारता है, बहुत बढ़िया खेलता है, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन बॉलिंग के मामले में ही इज जीरो, है ना। कभी देखा उसको बॉलिंग करते हुए? 2-3 बार देखा है मुश्किल से। उसमें वो खुद अपनी बॉलिंग का खुद मजाक उड़ाता है। तो विराट कोहली अगर एक रिसोर्स है, विराट कोहली एक रिसोर्स है एंड ही कैन नॉट प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया? बैटिंग कह लो या बॉलिंग कह लो। तो बैटिंग तो बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन उसी विराट कोहली को अगर एज अ बॉलर यूज किया तो भैया वो तो छक्के के छक्के खाएगा। तो वही हम चीज कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज है उनका हम अगर यूटिलाइजेशन दूसरे प्रोडक्ट में करते हैं तो हो सकता है कि वो इतनी इफिशिएंटली उसका प्रोडक्शन ना कर पाए जितना इफिशिएंटली वो प्रीवियस प्रोडक्ट का कर रहा था। अब रिसोर्सेज में इकोनॉमिक सारे रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है? नॉर्मली ये दिखता कैसे है? पीपीसी करो, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और जो हमारा ग्राफ होता है कुछ ऐसे चलता है, कुछ इस तरह से हल्का फुल्का वो होता है। मेरा हाथ थोड़ा सा हिलेना इसलिए मैंने थोड़ा सीधा ले लिया, ये हल्का सा ये स्ट्रेट जाता है। मैं काम करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या बताओ ये बात ढंग से बन जाए? वैसे ये भी ठीक है। और ग्राफ बनाने का तरीका एक है कि एकदम फ्री फ्लो चलेगा। लो ठीक है, काम चला लेंगे इससे। यहां हम कह रहे हैं गुड वाई और यहां हम कह रहे हैं गुड एक्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को, हॉरिजॉन्टल वाई जो है वो रिप्रेजेंट करती है गुड वाई के प्रोडक्शन को। और ये हमारा जो लाइन है, ये लाइन हमारी दिखा रही है मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या दिखा रही है? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन
या मैक्सिमम मैक्स कॉम्बिनेशन विच कैन बी अटेन्ड, जो एक इकोनॉमी कंट्री अचीव कर सकती है। यानी इसी लाइन पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो वही हमने असम्पशन लिया ना कि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ये मान लो हमने कहा कि भाई ए बी, ऐसे करते हैं। यहां लिखा ए, यहां लिखा बी और यहां लिख दिया सी एंड डी। देखो भाई इस पॉइंट पे देखा ध्यान से, ए पॉइंट पे अगर मैं आपको कहूं कि वैल्यू निकाली जाए, ग्राफ प्लॉटिंग आपने 10th क्लास में खूब अच्छे से सीखी है। अगर मैं कहूं यहां पे x की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे सर 0, और आप कहोगे सर यहाँ पे y, जो भी अगर वैल्यू पता होती तो y लिखते, नहीं तो यहाँ पे हमने y लिख लिया। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर देखें, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर पता है तो x, और y क्या है, y का पता है सर, y तो 0 है। इसका मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि हम अगर अपने रिसोर्सेज को सारा का सारा गुड x पे लगाते हैं तो इतनी नंबर ऑफ यूनिट को हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और y को हम कर रहे हैं 0 प्रोडक्शन, y का कर रहे हैं 0। एंड सिमिलरली अगर हम सारा का सारा प्रोडक्शन y रिसोर्सेज y पे लगा दें तो हम x की कर रहे हैं 0 प्रोडक्शन। ये कॉम्बिनेशन ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा c और d पे हम क्या कह रहे हैं, c और d पे हम कह रहे हैं कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम x1 y1 x2 y2, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ये यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। आओ इसको एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं और फिर उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं और टेबल के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। तो हमने कहा कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज कह रहे हैं इधर गुड x है और इधर गुड y है, और यहाँ पे एक नई चीज आएगी MRT। अभी मैं आपको MRT भी समझाऊंगा कैसे निकलता है। देखो भाई, तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए, यहाँ पे हमने कहा गुड x 0 है और गुड y 20। आप अपने हिसाब से नंबर ले लो। आगे चलते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन B C D E F। अब धीरे धीरे गुड x का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, और गुड y का प्रोडक्शन घट रहा है, 18 15 11 6 0। अब अगर आप ध्यान से देखो कि सर गुड x का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो गुड y का प्रोडक्शन घट क्यों रहा है। हमने इसका एक रीजन बताया था, आपको बताया कि भाई देखो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और इस वजह से आपको अगर गुड x का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रिसोर्स को उठा के x पे लगाना पड़ेगा, इसलिए मेरा गुड y का प्रोडक्शन घट जाएगा। अच्छा एक और चीज देखते हैं, ध्यान समझना। अगर मैं देखूं, हम एक नई चीज निकालते हैं और वो कहते हैं डेल्टा x, और ऐसे ही निकालते हैं डेल्टा y। डेल्टा x और डेल्टा y क्या होता है कि भाई हम डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारी इंक्रीज कितना हुआ। देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन A से B पे आया तो मेरा 0 से अब गुड्स कितने हो गए, 1 हो गए, यानी मेरा इंक्रीज कितने का हुआ। देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे छोड़ दो डैश। यहाँ पे मैंने गुड x में कितना इंक्रीज लिया, 1 का इंक्रीज लिया। पर अगर आप ध्यान से देखो गुड y मेरा डिक्रीज हो रहा है। देखो मेरी पहली यूनिट क्या है, देखो डेल्टा y कैसे निकलता है। डेल्टा निकालना है तो हमेशा आप निकालोगे y1 माइनस y0, ऐसे ही डेल्टा x निकालोगे तो x1 माइनस x0। 0 वाली जो सिचुएशन है प्रीवियस, और x1 का मतलब करंट। तो करंट में हमारे पास 1 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रीवियसली कितनी कर रहे थे 0, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। सिमिलरली इधर
हमारी करंट में सिचुएशन यूनिट कितनी है 18 और प्रीवियस यूनिट हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं 20, तो आंसर क्या आया -2, राइट। तो हमारे पास यहां से आंसर आया -2। बस यही करते चले जाना है। अब आपने क्या करना है, 2 में से 1 माइनस किया, यहां से भी बनाएगा। 15 में से 18 माइनस किया तो यहां तो -3 आ जाएगा भाई। ऐसे ही 3 में से 2 माइनस किया 1, 11 में से 15 माइनस किया -4, 4 में से 3 1, यहां कितना आएगा, यहां आएगा -5 और यहां कर दो आप -4 है, यहां कर दो डैश। अब इसका रीजन बताऊंगा, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, -6 लिख लो और यहां लिख लो 1। अब एक बात यहां देखो, जब जब हम गुड x को एक एडिशनल यूनिट बढ़ा रहे हैं तो y को हर बार पिछले के मुकाबले ज्यादा माइनस करना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और ये इसलिए, पता किस लिए, यहां देखो हमने जो एजम्पशन मानी है ना, ये वाली एजम्पन कि रिसोर्सेस, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये रही, रिसोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट एफिशिएंटली। इस एजम्पशन की वजह से हमारा ये, हमें हर बार एडिशनल यूनिट एक्वायर करने के लिए गुड एक्स की, गुड वाई की पिछली बार के मुकाबले ज्यादा यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। बात समझ आई है ना, ये वजह है। तो आप अगर नोटिस करो, हमने जो डेल्टा निकाला यानी डिफरेंस जो निकाला, हर बार पिछले के मुकाबले आपको एक एडिशनल यूनिट एक्वायर करने के लिए हर बार आपको पिछली बार के मुकाबले ज्यादा यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। और इसी को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला देख लो, यहां पे हम कह रहे हैं यूनिट सैक्रिफाइस्ड, जितनी यूनिट आपने सैक्रिफाइस करी वो डिवाइड बाय यूनिट्स गेन, ये ध्यान रखना है। और डिफरेंस हमेशा वही डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल यूनिट सैक्रिफाइस यानी जितनी यूनिट आपने एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी, इसी को बोलते हैं मार्जिनल। और यही आपका फॉर्मूला बन गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई को हम कर रहे हैं सैक्रिफाइस, एक्स को कर रहे हैं हम गेन। देखो अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ डैश है। यहाँ देखो ऊपर क्या आएगा, डेल्टा वाई -2 डिवाइड बाय 1, तो रेट क्या आ गया -2। एंड सिमिलरली यहाँ निकालोगे -3 -1, डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ पे -3 -4 डिवाइड बाय 1 -4, हर बार वही करना है। यहां से -4 लिया और यहां से 1 ले लिया, ऐसे ही उधर लो 5 डिवाइड बाय 1 -5 डिवाइड बाय 1 -5, यहां आपका डैश हो जाएगा क्योंकि अगर आप -6 डिवाइड बाय 0 करोगे तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, छोड़ दिया आपने इसको। ठीक, इसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है कि हर बार आपको एक एडिशनल यूनिट को एक्वायर करने के लिए पिछली बार के मुकाबले आपको ज्यादा यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इसी वजह से, यही वजह है कि हमारा जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यही वजह है हमारी, बिकॉज ऑफ एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बात और समझ लो यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम इस क्लास को कंक्लूड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। वो ये कि अगर किन्हीं भी दो आइटम के बीच में, जैसे यहां देखो गुड एक्स और गुड वाई के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई घट रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फंडा याद कर लो बिल्कुल अच्छे से,
अगर किन्हीं दो आइटम कमोडिटीज या रिलेशनशिप बना रहे हो, उनके बीच में अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो स्लोप यानी जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी ऐसे आएगा। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो हमेशा नीचे की तरफ चलेगा, और अगर डाउन अप दोनों कमोडिटीज या आइटम्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएगा अपवर्ड। और अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो लेफ्ट टू राइट आएगा बट डाउनवर्ड। ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आराम से क्लियर हो जाएगी। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहा हूं मैं आपको, बस ये चीजें बात समझ में रखनी है। चलो, तो आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है।